मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के विशेषज्ञों द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट एवं मूत्र रोग संबंधी समस्याओं का निदान व परामर्श अब प्रयागराज में ही उपलब्ध। प्रयागराज व आसपास के जिलों से प्रयागराज में आने वाले किडनी मरीजों को अब अपने ही शहर में ही किडनी ट्रांसप्लांट संबंधी सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा मिलेगी। प्रयागराज के डॉक्टर अनुराग सिंह किडनी केयर सेंटर ने अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के सहयोग से प्रयागराज में ही विशेष किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को डॉक्टर अनुराग सिंह एवं डॉक्टर मयंक मोहन अग्रवाल अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा किया गया। ये ओपीडी 24 जुलाई से शुरू होकर प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर अनुराग सिंह के किडनी केयर सेंटर प्रयागराज में संचालित होगी। यहाँ अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के यूरोलॉजी व किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक मोहन अग्रवाल मरीजों को परामर्श देंगे। इस ओपीडी के माध्यम से मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट एवं ब्लैडर संबंधी समस्याओं, बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, पेशाब में रुकावट, पथरी तथा अन्य जटिल यूरोलॉजिकल रोगों से संबंधित विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। किडनी केयर सेंटर इलाहाबाद प्रयागराज के साथ हम महीने में एक बार एक डेडिकेटेड किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी का शुभारंभ किया है, जो हर महीने के चौथे शुक्रवार को होगी। इसके माध्यम से हम एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर की बीमारी को एड्रेस करना चाहते हैं। जैसे किडनी की प्रॉब्लम के जो मरीज हैं वो अक्सर गुमराह रहते हैं कि कब उसका डायग्नोज हो, कैसे वो ट्रीट हो, और अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है तो किस मरीज का ट्रांसप्लांट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सब चीजों को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन दोनों हॉस्पिटल ने आपस में हाथ मिला करके इस ओपीडी की शुरुआत की है। इससे बचा जा सकता है। ठीक है, डायबिटिक है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करिए, बीपी कंट्रोल करिए। अगर आप वही ब्लड प्रेशर में वही चीजें आती है, नियमित डॉक्टर को दिखाइए। पथरी है तो अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाइए। पथरी निकल गई फिर भी दिखाइए। पेशाब में इन्फेक्शन है तो उसके लिए फिर ये नहीं सोचें कि ज्यादा पानी पी लेंगे ठीक हो जाएगा, उसका रेगुलर इलाज करिए। और कहीं भी शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आपको लगता है हो रहा है तो उसका बेसिकली आप रेगुलर ट्रीटमेंट कराइए। और एक आखिरी जो है बहुत ज्यादा की दर्द निवारक दवाओं का सेवन, वो अनफॉर्चुनेटली और बढ़ता ही जा रहा है। और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स मत खाएं। ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि एंटीबायोटिक के बाद एलर्जी होती है, किडनी खराब हो जाती है। तो ये जो अनकंट्रोल दवाओं का सेवन है, दर्द निवारक दवाओं का और अननेसेसरी एंटीबायोटिक, इससे भी किडनी बहुत होगी खराब। और एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे जो हर्बल दवाई होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां होती है, तो उसमें क्या होता है कि मरीज सोचता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां एकदम सेफ हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह नहीं लेता। वो खुद ही जाके दवा की दुकान से आयुर्वेदिक समझ के इधर उधर से पढ़ के दवा ले लेते हैं, और काफी इन दवाइयों में हेवी मेटल्स होते हैं। हेवी मेटल किडनी की बीमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि चाहे वो पेन किलर हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, बिना डॉक्टरी सलाह के मत लीजिए। अगर आपको आयुर्वेदिक दवा भी लेनी तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह से ही दवा उसी मात्रा में लीजिए जितनी आपको अलाउड है। और पेन किलर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको मान लीजिए आप कोई पेन किलर भाई 1-2 दिन के लिए ले लिया, कोई दर्द हो गया था, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप पेन लगातार, ऐसा कौन सा पेन है जिसके लिए आपको दवाई लेते ही जानी पड़ी, मतलब आपको डॉक्टरी सलाह की वैसे ही जरूरत है, तो उसके लिए आप अपना ये सब ना करें। पेपर लीक मामले को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त कर दिया, मगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग पर छात्र डटे हुए हैं। छात्रों और छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं देते और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाली पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वही प्रधानमंत्री के संदेश के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है। अब देखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है। देश का युवा जंतर मंतर पर लगातार संघर्ष कर रहा है। हम 20 तारीख को इन नौजवानों को संसद भवन में कूच करने पर सरकार मजबूर की, क्योंकि
संसद भवन जाने पे वो इसलिए मजबूर हुए कि वो लगातार इनके मंत्रियों से वार्ता करना चाहते थे, उनको समय नहीं दिया गया, लगातार वो इंतजार किए, मजबूर होकर संसद भवन की तरफ कूच किए और वो शांतिपूर्वक ढंग से ये आंदोलन चला रहे हैं, अभी भी शांतिपूर्वक ढंग से चला रहे हैं। इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया, मगर नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं पता है कि इस देश का नौजवान इतना मजबूत है और इस देश का इतिहास रहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जहां नौजवान करवट लेगा, अब इनको कहीं ना कहीं महसूस होने लगा है कि आंदोलन जंतर मंतर का नहीं रहा, यह आंदोलन देश के कोने कोने जाने लगा है। कहीं छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, कहीं जयपुर में देख रहे हैं, कहीं पटना में देख रहे हैं, कहीं इलाहाबाद में देख रहे हैं, कहीं लखनऊ में देख रहे हैं, कहीं नोएडा में देख रहे हैं, कहीं लखीमपुर खीरी में, कहीं रायबरेली में, बरेली में, इस तरह जौनपुर में, बनारस में, मिर्जापुर में, इस तरह लगातार आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। ये सरकार घुटने टेकने के नौबत पे आ गई है, मगर बहुत निर्भीक प्रधानमंत्री हैं। इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनका पता नहीं क्या धर्मेंद्र प्रधान से याराना है कि देश का नौजवान रोजगार से परेशान है, पेपर लीक से परेशान है, मगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कराना चाहते। क्या गठजोड़ है उनका, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी 4 मांगे हैं जो वहाँ के आंदोलनकारियों की मांगे हैं और देश के नौजवानों की मांगे हैं। वो हमारी भी 4 मांगे हैं कि आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक जो लाठियां चलाई गई उन पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी वहां पर शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलनकारी डिटेन किए गए थे उन सभी पे कोई किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और जो भी छात्र नौजवान जो भी आत्महत्या किए थे उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि देनी चाहिए। सर्वेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता। ये बताइए, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से मांगे छात्र जिस तरह से यहाँ इकट्ठा हैं, आगे किस तरह से स्टैंड है? अभी हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल को धरना प्रदर्शन करेंगे, परसों जेल प्रदर्शन करेंगे और देखते हैं कि इनकी जेल की सलाखों में कितनी जगह है। हमारे छात्र इन मुट्ठी भर जेलों में नहीं समा सकते। मुझे भरोसा और यकीन है कि उस दिन का मुझे इंतजार ये करवा रहे हैं मोदी जी, इसलिए कि मुझे भरोसा ये भी हो गया है कि मुझे नफरत नहीं है मोदी की सूरत से, मुझे नफरत नहीं है मोदी की सूरत से, हमें नफरत है तो मोदी के अंदाजे हुकूमत से। जिस अंदाज से सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख में जहां -, डिग्री पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, वहां के लोगों को पानी मुहैया कराए, जल का स्रोत बनाए। एक वैज्ञानिक को तुम लोग रात में आकर के, और आप देखते हैं रात में भी जूस भी पिलाया गया। तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी को इन लोगों ने घेर करके, ऐसा तो अंग्रेज भी आज होंगे, जनरल डायर भी शर्मा रहा होगा कि ये कायर जो डायर मोदी है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसके सिपाही धर्मेंद्र प्रधान है, ये सब कायर हैं। और देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस सरकार का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा और छात्रों का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आज मैं वर्तमान में आपसे कर रहा हूँ। और ये मांग तब तक जाएगी रहेगी। सर्वेश भाई ने ठीक ही कहा था कि ये एक सोनम वांगचुक नहीं, अब 140 करोड़ लोग सोनम वांगचुक का सपना नहीं देख रहे हैं, वो स्वीकार हो गए हैं, शरीर हो गया है। हम लोग भी सोनम वांगचुक है तब तक जब तक कि शिक्षा नीति समाप्त न कर दी जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तब वो जूस पीना सफल होगा। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सरकार लगातार बरतानिया हुकूमत पे चल रही। हम लोग तो शहीद होने के लिए लड़ेंगे। पवन तिवारी, पूर्व छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल रेल संचालन की दिशा में उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर ने पहली बार विशेष सोलर पैनल कोच तैयार किया है, जिससे आने वाले दिनों में एनसीआर की ट्रेनों में सौर ऊर्जा से कोच के लाइट, पंखे और चार्जिंग पॉइंट चलेंगे। ट्रेन कोच की छत पर उच्च क्षमता वाले सोलर फोटोवोल्टिक पैनल लगाए गए हैं, जो सीधे सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाकर बैटरी बैंक को चार्ज करते हैं। एनसीआर के सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कोच की छत पर करीब 7 किलोवाट पीक क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है, जो कि दिन भर मिलने वाली धूप से बिजली उत्पादन करके बैटरी बैंक में जमा करेगा।
जिसके जरिए कोच के पंखे, बल्ब लाइट और चार्जिंग पॉइंट चलेंगे। CPRO के मुताबिक इससे न सिर्फ बड़े स्तर पर बिजली बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह काफी लाभकारी होगा। CPRO के अनुसार हर महीने यात्री ट्रेनों में सौर ऊर्जा सिस्टम वाले 2 कोच जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम के प्रत्येक कोच से 13,500 बिजली उत्पादन हर वर्ष होगा, जिससे करीब 1 कोच से 3 लाख रुपए की बिजली बचत होगी। हम सब जानते हैं कि इस समय जो हम लोगों का, जो भारत का हमारा मिशन है, हरित एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ है, और सोलर एनर्जी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इससे पहले मैं सोलर कोच की बात करूं, उससे पहले मैं ट्रेडिशनल जो मेथड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ट्रेडिशनली क्या होता है कि कोच, जो ये ICF कोच है, यही वो कोच है जिसके वॉल पे सोलर पैनल्स माउंट किए गए हैं। ट्रेडिशनली जो चक्के होते हैं, जो एक्सेल होता है, एक्सेल के पास एक ऑल्टरनेटर माउंट होता है। वो जब चक्का चलता है गाड़ी का, उससे ऑल्टरनेटर घूमता है और ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, जो कि बैटरी बैंक में स्टोर होती है। वो बैटरी बैंक फाइनली जाके पंखों को, लाइट्स को चलाता है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो ये मैकेनिकल तरीका है बिजली बनाने का, दूसरा ये डिपेंडेंट होता है व्हील मूवमेंट पे। कई बार ऐसी चीज होती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि ट्रेन मान लीजिए किसी भी वजह से रुकी हुई है, आधा घंटा 1 घंटा रुक गई ट्रेन कहीं पर, तो ऐसे में वो जो जनरेशन होता है, वो जनरेशन रुक जाता है और पैसेंजर्स को अक्सर डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। AC नहीं चलता है, कूलिंग नहीं होती है। एक तो वो चीज़। दूसरी चीज़, डेफिनेटली वो एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस सब के मद्देनज़र सोलर एनर्जी की तरफ, हर क्षेत्र में सोलर एनर्जी की तरफ कदम लिए जा रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने भी इसकी पहल करते हुए फाइनली ट्रेन लाइटनिंग सिस्टम को, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को, हम लोगों ने ये फैसला लिया। हमारे जो महाप्रबंधक हैं श्री नरेश पाल सिंह, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, और GM साहब के मार्गदर्शन में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन ने ये सोलर कोच तैयार किया है। प्रयागराज डिवीजन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक कोच तैयार करे। तो प्रयागराज मंडल ने इस कोच के ऊपर ये रूफटॉप सोलर प्लांट पैनल्स माउंट करे गए हैं। इसकी कैपेसिटी लगभग 7 किलोवाट पीक है। तो जिस तरह से सोलर एनर्जी काम करती है, सोलर एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस काम करता है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब इसमें बिजली का उत्पादन होता है, और यहाँ से बिजली बन के सीधे तौर पे जो हमारा बैटरी बैंक है वहां जाती है। जो कन्वेंशनल सोर्स से चक्के के थ्रू बिजली चल रही थी, वो अब सोलर के थ्रू बन रही है, और सोलर के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू वो बिजली बन के बैटरी बैंक में गई, और बैटरी बैंक से फाइनली पंखे, लाइट, इन सब में ये सब चलते हैं। तो कहना चाहिए कि ये डेफिनेटली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हरित सोर्स है। अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं तो लगभग 3 लाख रुपए प्रति मंथ एक कोच सेविंग रेलवेज को देगा। और अगर मैं पर्यावरण की दृष्टि से बात करूं तो लगभग 11 टन का CO2 एमिशंस का इसमें हम लोग सालाना बचत कर पाएंगे। तो पर्यावरण की भी रक्षा है और साथ साथ पैसे की भी रक्षा है। सर, क्या हम कह सकते हैं कि ये रेलवे का पहला कोच होगा ऐसा? देखिए, इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो रूफ माउंटेड हैं, जिसपे कि एक स्ट्रक्चर लिया गया था। उस स्ट्रक्चर पे, रूफ पे एक स्ट्रक्चर रख के और उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए थे। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये जो है, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है, जिसमें सीधे के सीधे कोच की छत पर पैनल्स को माउंट कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये भारतीय रेलवे का इस तरह की ये अनूठी पहल है, जिसमें सीधे के सीधे तौर पे बिना किसी माउंटिंग स्ट्रक्चर के सीधे सोलर पैनल्स को रूफटॉप पर माउंट कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि रेलवे की तरफ से उत्तर मध्य रेलवे ने ये पहला कोच ऐसा तैयार किया जिसमें कि ये रूफ माउंटेड पैनल्स एक कोच, अभी हमारी लगभग 7 किलोवाट पीक की इसकी कैपेसिटी है। अभी ये पहला कोच तैयार किया गया है पायलट बेसिस पे, और हमारे उत्तर मध्य रेलवे के जो 2 बड़े कारखाने हैं, 2 कारखाने हैं झांसी में, एक रेल नवीनीकरण कारखाना
और दूसरा CMLR वर्कशॉप, इन दोनों को मिला के ये अभी टारगेट दिया हुआ है कि प्रति माह 2 कोचेस इस तरह के तैयार किए जाएंगे। तो धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि ये सोलर क्रांति आएगी रेलवेज में और NCR इसको लीड करेगा और धीरे धीरे हम इससे ज्यादा सोलर कोचेस देखने मिलेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि जहां आर्थिक मदद तो हो रही है रेलवे के लिए, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को काफी कुछ एकदम CO2 एमिशंस बहुत कट ऑफ होंगे इससे, और दूसरी तरफ चूंकि ट्रेडिशनल जो वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो महंगा भी होता है और सोलर उसके मुकाबले कहीं ज्यादा किफायती होता है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिकल भी है और ग्रीनर तो है ही है। छात्रों के आंदोलन, लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रयागराज में पूर्व मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। सपा के वरिष्ठ नेता सलीम शेरवानी ने कहा कि यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। पीएम मोदी की बातों पर अब देश के लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ने बहुत तकलीफें उठाने के बाद आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 14 साल में अपने कोई वायदे पूरे नहीं किए, ऐसे में इस आंदोलन ने एक बार सबको फिर से एकजुट कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी समेत कई राज्यों में फैल चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि छात्रों की इस लड़ाई में सपा छात्रों के साथ खड़ी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के घर के बाहर धरना दिया तो उन्हें सुरक्षा बलों ने उन्हें जबरन उठा लिया। कहा कि मैं विदेश मंत्री रह चुका हूं, लेकिन हमारी विदेश नीति इतनी गिर गई है कि कोई मुल्क हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। ये बताएं कि नीट पेपर को लेकर जिस तरह से आंदोलन हुआ और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अब इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात कही है, स्पीडी ट्रायल की बात कही है, दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है, तो क्या अब ये विवाद शांत हो जाना चाहिए? ये बिल्कुल शांत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों पे अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। और ख़ास तौर से ये जो हमारी युवा पीढ़ी है जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है, इन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाने के बाद इन्होंने फैसला किया। और मैं आज 14 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही हैं, मगर एक बात इन्होंने आज तक पूरी नहीं की। तो कैसे स्टूडेंट्स इन पर भरोसा कर लेंगे? और एक छोटी सी मांग स्टूडेंट्स की कि भाई हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, सफाई चाहते हैं सिस्टम में, वो तो ये कर नहीं पा रहे हैं। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा ये ले नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या फास्ट ट्रैक करेंगे? और आपको कुछ मालूम है कि इतने सालों में कितने पेपर्स लीक हुए हैं? 14 साल से आप सरकार में हैं, पेपर्स लीक होते चले जा रहे हैं। 20-22 बच्चों ने अपनी जानें दे दी। मैंने सुना है कि वहाँ ये जो जंतर मंतर पे हो रहा है, इस पे भी 2 बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज, और मुझे सबसे बड़ी खुशी किस बात की है, ये जो हो रहा है ये अपनी जगह सही है। जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमानों वाला हिंदुस्तान, वो नज़र आ रहा है वहाँ पे। कितने लोग हर मज़हब के गुरुद्वारे सबके लिए खोल दिए, खाना लोग भेज रहे हैं, मुसलमान लोग खड़े होके लोगों के लिए खाना ला रहे हैं, हिंदू लोग खाना ला रहे हैं, सिख खाना दे रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान था जो हम खो चुके थे। आज इस स्टूडेंट मूवमेंट ने हमें हमारा हिंदुस्तान वापस दे दिया है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से अब एनटीए में सेक्रेटरी को बदला गया है, वो परिवर्तन किया गया है, इससे कोई सुधार हो सकता है? नहीं होगा भाई। सेक्रेटरी क्या होते हैं? आप किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं होती है। आप किसी आदमी के ऊपर जिम्मेदारी लेके हटा दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो एक पूरी दिल्ली में बुरी तरह से डेंगू फैला, और डेंगू इसलिए फैला कि हम डेंगू का इंतज़ाम नहीं करते थे, उसकी लड़ाई के लिए तैयारी नहीं करते थे कि अब डेंगू आएगा तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, अपने डिपार्टमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी को का ट्रांसफ़र कर दो।
संगम नगरी प्रयागराज के आरटीओ ऑफिस में बिना बारिश के ही पूरा परिसर हुआ जलमग्न। वाहन स्वामियों के आवागमन बाधा बना जल भराव, जिसके कारण कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। वहीं अब इस समस्या से कौन छुटकारा दिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी, या फिर इसी तरह परिसर में पानी भरा रहेगा और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस नेता अजय राय ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। कहा वो अपील कर रहे, जबकि उनको छात्रों की बात मान लेनी चाहिए। आखिर ये बच्चों के भविष्य सवाल हैं। इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोग नहीं चला रहे हैं, ये आम देश के हमारे बच्चे विद्यार्थी, जो बच्चे जिनका भविष्य इस सरकार ने, मोदी सरकार ने बर्बाद किया। आप देख सकते हैं सारे पेपर लीक, 152 पेपर लीक हो गए। आज पूरे देश में हमारे विद्यार्थी बच्चे, हमारे बच्चे, अपने बच्चे ये आंदोलित हैं। क्यों आंदोलित हैं? क्योंकि मोदी जी ने पूरी तरीके से सब पेपर लीक, इनके विभाग के सारे पेपर लीक हो गए। और मोदी जी ने इसके पहले भी भावुक अपील की थी। नोटबंदी के समय कहा था ना कि भाइयों बहनों 50 दिन देना, 50 दिन बाद चौराहा तय कर देना। अब चौराहा तो अभी तक तय नहीं हुआ। अब कोई चौराहा तय कर ले, बनारस का चौराहा तय कर लें, प्रयागराज का तय कर लें, कोई चौराहा तय कर ले। मुझे लगता है जो माहिर है देश के प्रधानमंत्री, फिर वो भावुक अपील करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे साथी हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिनकी बात आदरणीय राहुल जी लगातार उठा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, जिस तरीके से राहुल जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, जैसे उनको पुलिस ने जिस तरीके से उठाकर उनको पूरी तरीके से अपमानित किया, मुझे लगता है कि पूरे देश के एक नागरिक आज आक्रोशित है। नौजवानों ने जो बात उठाई है, उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और मोदी जी बर्खास्त करो, इसके नीचे कोई बात नहीं होगी। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, पंजाब का मामला नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, पूरी तरीके से जहां भी पेपर लीक हो रहे हैं, सारे हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब मोदी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो बाकी के लोग समझ सकते हैं आप, तो सब मोदी के साथ मिले हैं। आप पार्टी भी तो मोदी की दलाल है, भाजपा की दलाल है। अच्छा ये बताइए कि देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।